Hey guys, a very warm welcome to today's session. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. मैं हूँ अंकना, आपकी मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट वेदांतु। 9th और 10th में आपने हम श्योर देखा होगा मुझे, बट अब मैं आ गई हूँ आपको एनडीए की गैट वाले पेपर की जनरल एबिलिटी टेस्ट की तैयारी करने। और आज है हमारा सेकेंड सेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी पार्ट 2 करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे आज इंडियन ज्योग्राफी की। सो आई होप यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर कि हमने पहले और 4 सेशंस कर लिए। वी हैव डन 3 सेशंस फॉर हिस्ट्री, जहाँ पे हमने थोड़ा सा एंशियंट, थोड़ा सा मेडिवल और थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है। एंड देन फाइनली वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, जहाँ पे हमने थोड़ी वर्ल्ड जेनेरिक ज्योग्राफी डिस्कस की। आज हम इंडियन स्पेसिफिक ज्योग्राफी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। So let's get started. But before we do move on, please do not forget you guys to hit the like button. Do definitely share the video with your friends. आपको पता होगा कि एनडीए की तैयारी कौन कर रहे हैं। अदरवाइज इन जनरल अगर आपको लगता है कि किसी को ज्योग्राफी का ये पोर्शन देखना चाहिए या हिस्ट्री का ये पोर्शन देखना चाहिए, तो जरूर शेयर कीजिएगा वीडियोस। एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कॉमेंट नहीं कर पाओगे। ऑल्सो नोटिफिकेशन मिस हो जाती है ना, आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी कोई भी सेशन हो आपको पता चल जाए कि हाँ ये सेशन आने वाला है या हो रहा है, तो आप मिस ना करो कुछ भी। ठीक है, चलिए तो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। एनडीए, एनडीए क्या है बेटा? इट इज द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी का मिलिट्री सर्विसेज ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने का एग्जाम, जो 12th के बाद बच्चे देते हैं। एक और एग्जाम होता है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, वो आपको आईएमएमए ले जाता है। दीज आर मोस्टली फॉर योर ऑफिसर रैंक प्लेसमेंट्स। कंडक्ट यूपीएससी करवाती है इसे, जैसे असिस्टेंट कमांडर का भी एग्जाम जो है यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। 2 बार होता है ये साल में। 2022 की बात करें तो अप्रैल और सितंबर में जैसे होगा। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, 2 तरीकों से होता है ये, मतलब 2 मेथड्स, 2 लेवल्स पे बटा है। पहले आपका एक रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फोकस इस पे करना है, ऑब्जेक्टिव होता है टेस्ट। एंड देन यू हैव अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, थोड़ा मेडिकल टेस्ट, ये सब दोनों पास करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट बी लाइक इसमें बहुत नंबर आ गए इसमें कम आ गए तो चल जाएगा, दोनों पास करना जरूरी है। और ऑफलाइन होते हैं ये एग्जाम्स। ठीक है, अब ये 2 पेपर में होता है बेटा, 2.5 घंटे का, 300 और 600 का, टोटल 900। पहला मैथ्स का पेपर होता है 16.5 घंटे का, आपका 300 नंबर का। देन यू हैव योर जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर 2। ये सब साइंस सोशल सबको कंप्राइज करके बनता है। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश आपका एक पार्ट ए हो जाता है 200 मार्क्स का। पार्ट बी में आपको फिजिक्स आएगा 100 मार्क्स का, 40 मार्क्स का बायो एंड 60 मार्क्स का केमिस्ट्री, तो 200 साइंस के हो गए। वापस आते हैं अगर पॉलिटी और हिस्ट्री पे, तो ये आपको 80 मार्क्स का, और ज्योग्राफी 80 मार्क्स का आता है, 160। बचा हुआ जो 40 मार्क्स है उससे आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव। वो 80 मार्क्स वाले ज्योग्राफी पे हम करेंगे आज वार, और उसको करेंगे पूरा फिनिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम देखेंगे ज्योग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, रिलीफ एंड फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। एंड आई हैव आल्सो लिस्टेड आउट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू। तो बच्चों हमने ये किस बेसिस पे इंडियन ज्योग्राफी में से ये टॉपिक्स पिक किए। लेट मी आल्सो क्लैरिफाई दिस फॉर यू कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है ना, आपका सिलेबस इससे काफी वास्ट है, जिस मतलब जो मैं आज एक सेशन में करा रही हूँ, इट्स मोर देन दैट। बट द रीजन वाई वी आर डूइंग दिस ओनली दीज टॉपिक्स इज, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए। अब आप कहोगे मैम आपने इंपॉर्टेंट कैसे डिसाइड किया? तो मैंने इंपॉर्टेंट डिसाइड किया बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स इन द प्रीवियस एग्जाम्स। पहले के एग्जाम्स में कितनी बार किन टॉपिक से ज्यादा सवाल आए हैं, उन टॉपिक्स को ही हमने पिक करके आपके लिए यहाँ पे किया है, बेसिकली डिस्कस करेंगे। बट वट इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड टू यू, और इसीलिए अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम ऐड करें कि इन टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रही हूँ डिटेल में, उसके अलावा आपने वो टॉपिक्स करने हैं। ये डिटेल में पढ़ाने का पर्पस बहुत सिंपल है बच्चों। The simple aim of this is for me to model out to you कि किन चीजों पे ध्यान देना है, ऑफ कोर्स कुछ टॉपिक्स जो थोड़े डिफिकल्ट भी हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। तो इन सारी चीजों के साथ हम बढ़ेंगे आगे। बट अगेन बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो यू गाइज नो द फ्लो ऑफ द सेशन। मैं पढ़ाती हूँ एंड देन आई टेक 1 or 2 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट टॉपिक। बट साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्विज लिंक मिलेगी,
वो लिंक ऑन डिमांड अवेलेबल है, विच मीन्स आप जब भी उस क्विज को लेना चाहो आप ले सकते हो। द गुड पॉइंट अबाउट दैट क्विज इज उसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो PYQs है, पहले जो एनडीए के एग्जाम्स में आ चुके हैं, हमने वहां से वो क्वेश्चंस उठाकर आपको दिया है। प्लीज गो अहेड एंड डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ जोग्राफिक प्रोफाइल। ओके, तो जोग्राफिक प्रोफाइल किसकी है? इंडिया की है। कहाँ है, कैसे है, कितना है, ये समझना है। सो आई एम जस्ट गोना 1 सेकेंड या तो इंडिया क्या करता है बच्चे? इंडिया ऑक्यूपाइज अ वेरी वेरी साउथ सेंट्रल पोजीशन इन एशियन कॉन्टिनेंट। जब आप एशिया का पिक्चर देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इंडिया ना एशिया के एक तो सेंटर में आ रहा है और वो भी सदर्न बॉर्डर पे, मतलब एकदम साउथ में। तभी तो हम नीचे पानी से जुड़ जा रहे हैं, हमारे बाद फिर कोई लैंड नहीं है, वी बिकम अ पेनिनसुलर लैंड। और उसके बाद साउथ में होने के साथ साथ हम बीच में आते हैं, मतलब ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल बीच में एशियन पोर्शन के। एंड प्लस द पोर्ट, द लॉन्ग लॉन्ग पोर्ट दैट वी गेट। अब वो पोर्ट के नीचे लैंड है ही नहीं। श्रीलंका छोटा सा है, मॉलडीव्स को नहीं गिनते बिकॉज इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंटल पार्ट, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है वो। अब आप ये सोचो कि बिकॉज ऑफ आवर पोजिशनिंग हाउ स्ट्रेटेजिकली वी आर प्लेस्ड, हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मॉरिशस पहुंचना उतना मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मैडागास्कर के थ्रू होकर के अफ्रीका पहुंचना मुश्किल नहीं है, हमारे लिए इंडोनेशिया पहुंचना मुश्किल नहीं है, म्यांमार, भूटान, मतलब वी आर सो वेल कनेक्टेड। और इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया की पोजिशनिंग जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, विच इज वेरी गुड फॉर अस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, डिफेंस पर्सपेक्टिव से। ऊपर भी हमारे हिमालयाज है जो हमको नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इमीडिएट नेबर्स से, विच वी नो फॉर द रिक्वायर्ड रीजंस इज नीडेड। तो ये पोजीशन ऐसी है एशियन कॉन्टिनेंट की जहां पे हम देखते हैं अरेबियन सी से अरेबिया को, अफ्रीका को वेस्ट पे, बे ऑफ बंगाल से हम देखते हैं म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया को, और आर्चिपेलागो को आपको ईस्ट पे, साउथ में भी श्रीलंका है, एंड देन स्ट्रेट अवे गोइंग फॉरवर्ड तो फिर ऑस्ट्रेलिया के भी लिए रास्ता खुला ही रहता है। देन हिमालयन रेंजेस जो है वो इंडिया को नॉर्थ में बहुत बढ़िया, मतलब ये तो साउथ की कहानी है हमारी सदर्न बॉर्डर की, ठीक है, सदर्न साइड की, और ये नॉर्थ की कहानी है कि नॉर्थ में भी हम काफी सॉर्टेड है, हिमालय ने हमको अलग कर रखा है और हम एकदम बढ़िया रहते। अब बात अगर इंडिया के नाम की जाए तो कहाँ से आया इंडिया का नाम? इंडिया का नाम आया इंडस से, रिवर इंडस से, और प्लस द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वाज आल्सो देयर। तो वो सिविलाइजेशन पहले एग्जिस्ट कर चुकी है, हमें पता है कहाँ क्या है, बट द रीजन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी नाम उस रिवर से मिला और हमें भी नाम हमें उस रिवर से ही मिला है। तो लोकेशन की अगर बात करें, अब ये किस टर्म्स में बात करें हम? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में बात हो रही है, कि टर्म्स में बात हो रही है। लॉन्गिट्यूड क्या हुआ बेटा? देखो नाम से समझ आ रहा है, लॉन्ग, लंबा, लंबाई में जो हो। लैटिट्यूड लेटा, है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो अर्थ का हमने क्या किया, मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। अर्थ पे हमने ना मल्टीपल लाइंस ड्रॉ किए, जैसे ये प्राइम मेरिडियन का, इक्वेटर का, इसके अलावा भी और भी ऊपर ऊपर हमने ऐसे 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 करके लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करे हुए। ये वाले लाइंस है, ये लेटे हुए लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो ये हमारे लैटिट्यूड्स हो गए, जो इक्वेटर और इक्वेटर के पैरेलल हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं। देन यू हैव दीज लाइंस जो खड़े हैं, इनको भी हमने ड्रॉ किया। हमने कहा कि नहीं भाई, वी नीड दीज लाइंस। इससे क्या होता है कि अर्थ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमने नाम नहीं दिया है, या जिस पे यू कैन नॉट पुट योर फिंगर, बट यू नीड टू रीच एग्जैक्टली दैट। तो ये कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, जहां पे ये क्रॉस करेंगे वो एक कोऑर्डिनेट बनेगा, आप उस कोऑर्डिनेट पे एटलीस्ट पहुंच सकते हो, अर्थ को प्लेस कर सकते हो। तो हमने एक नेटवर्क, एक ग्रिड बना दिया लाइंस का, which is helping us do this, right? तो इसको often describe किया जाता है as tropical country, although the territorial limits of India mainland is extended between these latitudes and longitudes. आप थोड़ा सा ऊपर एक्सप्लेन करके फिर मैं नीचे वाले पोर्शन पे जाऊंगी। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की क्या बात है बेटा? देखिए क्या होता है कि अर्थ जो है, आपको पता है, आपने पढ़ा है पहले, तो मैं रिवाइज ही करा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्लास 6 से ये पढ़ते हैं। ये हमारा इक्वेटर है, इधर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर आता है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, इधर आता है आर्कटिक सर्कल, इधर आता है एंटार्क्टिक सर्कल। अब ये जो ट्रॉपिक्स है, इसके बीच वाले रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। हाउएवर क्या होता है
कि ये थोड़ा सा इक्वेटर के पास वाला कंडीशन डिफरेंट होता है, तो ये वाला पोर्शन इक्वेटोरियल कहलाता है, बट दिस मेजरली इज नोन एज योर ट्रॉपिकल रीजन। हमारा जो रीजन है उसको ट्रॉपिकल डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि कहते हैं कि पूरा पूरा ट्रॉपिक्स में आता है, दो ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जो कि इंटायरली ट्रू नहीं है। आप हमारे एक्सटेंट को अगर देखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे क्रॉस करता है ना, यानी यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इंडिया का काफी सारा पोर्शन इस एरिया में भी आता है, यानी कि ट्रॉपिक के ऊपर। तो हमारी लिमिट्स जो है मेनलैंड की वो ऊपर जाती है, लेकिन मेजर सीजन अगर देखा जाए तो वी आर काइंड ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बोथ। सब ट्रॉपिकल बच्चे क्या है, सब ट्रॉपिकल कोई रीजन एज सच नहीं है, मतलब बेसिकली मतलब ऊपर वाला पोर्शन है। जो ट्रांजिशनिंग होती है ना ट्रॉपिकल से, जब आप टेम्परेट की तरफ जा रहे हो, जो ट्रांजिशनिंग हो रही है उसको हम रेफर करें। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, साउथ में 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ पे शुरू होके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हम जाते हैं। और ऐसे लैटिट्यूड्स के टर्म्स में इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में हम लाई करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स के टर्म में हम 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक जाते हैं। अब आप ये मिनट्स का कॉन्सेप्ट पे कंफ्यूज अगर हो रहे हो, तो पहले मैं सिंपल तरीका समझाऊं ये समझने का कि दिस इज द यूनिट टू मेजर। जैसे कि हम बोलते हैं ना 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट हो जाता है। तो डिग्रीज के बाद हमने एक छोटा यूनिट अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सब डिविजन्स के लिए है डिग्रीज का, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मिनट्स क्यों कह रहे हैं हम, तो बेटा बेसिकली एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में या एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में कुछ डिस्टेंस है, तो उसको हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बेस मतलब मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मिनट्स कॉल करना शुरू किया कि ये इतने मिनट दूर इतने मिनट दूर। तो जब डिग्री नहीं हो रही है 1 डिग्री विच इज अदरवाइज 4 मिनट्स फार, तो आपका क्या होगा, हर एक लॉन्गिट्यूड में एग्जांपल 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो हम ये मिनट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं विच इज द सब डिविजन बिटवीन द 2 डिग्रीज। लाइक 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में कुछ डिविजन्स होंगे, वो मिनट्स के डिविजन होंगे, हमने सब यूनिट्स जैसा उनको यूज करा है। फिर आता है एरिया जो हम पूरा ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो इंडिया बच्चे हमें पता है इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नाउ आई गिव यू वन होमवर्क, आपने 6 कंट्रीज जो हमसे भी बड़े हैं उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ये पता करके, ये पता होना चाहिए और ये बहुत सिंपल है। रशिया टॉप पे है, पूरी दुनिया को पता है, होना तो चाहिए पता एटलीस्ट, बट बीच में और जो 5 कंट्रीज आ रही हैं रशिया को छोड़ करके और इंडिया को छोड़ करके, एक्चुअली हाँ जो और 5 कंट्रीज आ रही हैं उनके नाम आपने बताने हैं। हम 7th पे हैं, ओ सॉरी आई हैड नॉट रियलाइज्ड, लेकिन हाँ उस हमारे पहले हैं रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। बट प्लीज डू राइट इट वंस अगेन, कमेंट में ही लिख दो, आपको मदद मिलेगी, याद रहेगा। टोटल एरिया की बात की जाए तो हम 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं, तो ये ऐसे याद रखना मुश्किल है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर करके याद रखिए। वैसे ही आपके लिए आसान हो जाएगा 3.28 करके याद रखना, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया का 2.42% विच मीन्स ऑलमोस्ट 2.5% एरिया लैंड जो है वो इंडिया कवर करता है। We are the second largest in terms of population और 17% population, 17.5% population actually हम इंडिया में कंप्राइज करते हैं हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब देखो जरा यहाँ पे सोचो, और इसीलिए इतनी ज्यादा हमारे यहाँ रियल स्टेट की हालत खराब है और इतनी मारा मारी है लैंड के लिए, इतनी डिफिकल्टी है। 2.5% लैंड पे दुनिया का 17.5% पॉपुलेशन रहता है। इट डज नॉट साउंड इक्वल, राइट। तो इंडिया इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, ना कि सिर्फ पूरी दुनिया में बट एशिया में भी, बिकॉज चाइना जो भाई है हमारा, वो मतलब नेबरिंग स्टेट, दैट नेबरिंग कंट्री, वो नंबर 1 पे लीड कर लेता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के थ्रू बीचों बीच पास करती है 23.5 या फिर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड पे। ये हमारे 8 स्टेट्स से क्रॉस करती हुई जाती है। ये 8 स्टेट्स कौन से हैं, गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है और उन्हें लगता है 7 स्टेट्स हैं, क्योंकि मिजोरम मिस हो जाता है, छोटा जंक्शन जाता है। आप एक मैप लेकर के इस लाइन को ड्रॉ करके चेक करना, गुजरात का थोड़ा सा, राजस्थान, कई जगह नहीं, बिल्कुल नीचू से होकर के थोड़ा सा टच करके चला जाता है। So it may appear as if it's not passing, but you have to remember it passes through 8 states, and these are the 8 states that it passes through. अब हमारी स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की अगर बात की जाए तो वो गुजरात है, यानी कि ऐसा नहीं है कि और स्टेट्स नहीं है, कोस्टल कोस्टल रीजन्स भरे पड़े, लेकिन लाइन किसकी सबसे लंबी है, एरिया कौन सबसे ज्यादा पानी पे बिताता है, वो गुजरात है। साथ ही साथ हमारे पास एक एक्टिव वॉल्केनो भी है। हमने पुराने सेशंस में, मतलब क्लास 9-10th में ये पढ़ा हुआ है, जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में आपने पढ़ा होगा। अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड्स पे मिलता है आपको ये एक्टिव वॉल्केनो आज के डेट में भी। सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। हाउएवर ये पॉइंट बचे फिर भी जो है ये कवर अप हो चुका है आफ्टर सुनामी। सुनामी के बाद से ये पॉइंट ढक गया है, सबमर्ज हो गया है पानी में, लेकिन है तो वही। मेन लैंड की अगर बात की जाए, देखो हमने क्या बोला, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इंडिया में तो लक्षद्वीप भी आता है, अंडमान निकोबार भी आता है, जो कि हमारे लैंड का, मेन लैंड का, देश का जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है, बट हमारे अंडर है, इंडिया का हिस्सा है। मेन लैंड जो इंडिया का मैप आप ड्रॉ करते हो उसमें अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट सोचोगे तो वो आता है आपका कन्याकुमारी। तो 2 सदर्न मोस्ट पॉइंट है। क्वेश्चन आया तो ध्यान से पढ़ना है कि मेन लैंड का पूछा है कि इंडियन जो आपका कंट्री है, नेशन है, स्टेट है, उसका पूछा है। अब बच्चे हमारी जो विड्थ है वो लगभग 3000 किलोमीटर की है, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की दूरी ऑल्सो 30 डिग्रीज की है, और हर एक डिग्री पे आपको 4 मिनट का फर्क आ जाता है। जब यू डू द मैथ तो आप देखोगे कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हमने क्रिएट करा हुआ है, हमने नहीं किया हुआ है, क्रिएटेड है। यानी कि सनराइज जो बिल्कुल हमारे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे होगी अरुणाचल में, वो गुजरात में 2 घंटे बाद होती है। अब इसकी वजह से थोड़ा पंगा तो क्रिएट होता है, 2 घंटे का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, जहां पे 6 बजे कुछ हो रहा है, यहाँ पे 8 बजे वो चीज हो रही होगी, वहां पे 6 बजे सनसेट हो रहा है या 8 बजे सनसेट हो रही होगी। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। तो ये टाइम जोन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। इंडिया में टाइम जोन्स क्या होते हैं, अब रशिया में जैसे 11 टाइम जोन है, यूएस भी इतना बड़ा है, वाइड है, तो ये सारे कई सारी कंट्रीज और नेशन है जो कि कई बहुत ज्यादा ब्रॉड और वाइड होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी ब्रॉड एंड वेरी वाइड। नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, आपको पता होगा कि टाइम का डिफरेंस तो आपका लॉन्गिट्यूड पे जो लाइट्स पड़ती है उसके हिसाब से आता जाता है ना, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है। अब ये मूवमेंट से जो जो भी चीजें यहाँ इस पॉइंट पे हो रही है, जो इस पॉइंट पे हो रही है, उनमें बहुत गैप आ जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, हम बेस्ड ऑन सर्टेन कॉमन चीजें, कॉमनलिटीज एंड क्या रिक्वायरमेंट है, एक देश जो बहुत वाइड है उसको अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में टाइम जोन्स नहीं है, बट इंडिया और दुबई का टाइम कंपेयर करोगे तो वो 1.5 घंटे पीछे चलते हैं, लंदन जर्मनी 4 घंटे पीछे चलता है, ऐसे ऐसे करके। तो ये टाइम जोन है अलग अलग, कई बार एक ही देश में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया इज सो वाइड दैट वो 11 टाइम जोन्स में चलता है, आप उसी में वहां एक जगह से दूसरी जगह लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो आपने टाइम जोन बदलना होगा। आपकी घड़ी में 2 बज रहे होंगे, आप वहां पहुंचकर उसको पीछे करोगे, वापस 2 बजाओगे, ठीक है। अगर आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो, वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो तो बढ़ाओगे टाइम। अब क्या हुआ, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम थी, है ना, 2 घंटे का गैप था, और आइडियली हमें 1-1 घंटे का स्लॉट बनाना चाहिए था, पर हमने नहीं बनाया बिकॉज वो इंडिया को एग्जैक्टली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता, विच वुड हैव नॉट बीन वेरी गुड फॉर आवर इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। तो आप समझते हैं ये कॉन्सेप्ट जीएमटी का और फिर आईएसटी का समझेंगे, ठीक है। तो इंडिया का तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, पूरे देश में चलता है, जो कि जो ग्रैंड मेरिडियन टाइम है, ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन का टाइम है उससे हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से 4.5 घंटे पीछे, ठीक है। तो एईएसटी की अगर बात की जाए, 10.5 घंटे अहेड ऑफ अमेरिकन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम ऑन एन एवरेज। स्टैंडर्ड टाइम है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम जो पूरे देश में फॉलो होता है, और एक लोकल टाइम होता है कि लोकल टाइम, लोकली क्या टाइम हो रहा है बेस्ड ऑन व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड दैट्स पासिंग थ्रू। तो 8
821 degrees east. Longitude that passes through Naini near Allahabad. गाइस वही मेरे को लगा ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी, दिस इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट, ठीक है। 82.5 डिग्रीज ईस्ट पे एक लॉन्गिट्यूड है जो हमारे इलाहाबाद के पास मिर्जापुर की डिस्ट्रिक्ट से पास करता है। मिर्जापुर याद रखना आसान होता है, तो नैनी नहीं भी याद रखोगे तो मिर्जापुर याद रखना, ठीक है, क्योंकि मिर्जापुर सीरीज ने इसको बहुत आसान बना दिया है। ये इलाहाबाद के पास यूपी में क्रॉस करता है। वो वाली लाइन जो है ना वो बेसिकली इंडिया को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करती है। आपको लगेगा कि वो थोड़ा ईस्ट की तरफ है, क्योंकि हमारा ईस्टर्न पोर्शन में लैंड इतना ब्रॉड नहीं है, नैरो होता जाता है, लेकिन वो बीचों बीच है। तो वहां से जो लाइन पास करती है वो हमारे देश के बिल्कुल बीचों बीच पास करती है। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे, तो हमने इसी लाइन को लगा लिया अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन। आईएसटी जो है वो 5 स्टेट से क्रॉस करती है, जैसे कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से, ये यूपी से तो ऑफकोर्स जाती है, उसके अलावा एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कंट्री का जो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस लगभग 3000 है, वो एग्जैक्टली 2933 किलोमीटर्स है, जो 29 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पे मतलब दूरी पे बटा हुआ है, जो मैंने आपको 30 डिग्रीज राउंड ऑफ करके बताया। इसी वजह से 2 घंटे की दूरी है। तो अगर आप रन ऑफ कच्छ जो एकदम वेस्ट में है उसको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से कंपेयर करोगे तो वो 2 घंटे पीछे नजर आएगा, चलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ हमने बेसिक टाइम का कॉन्सेप्ट समझा है। अब आपने बताना है आईएसटी जीएमटी से, ग्रैंड मेरिडियन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है, नॉट पीछे, आगे है। मतलब हम सॉरी आई वाज गोइंग टू गिव यू द आंसर, हम कितने टाइम आगे चलते हैं। मतलब वो ग्रैंड मेरिडियन पे अगर 12 बजने वाला है तो हमारे यहाँ 12 कितनी देर पहले बज चुका होता है, 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, 4.5 घंटे, या नन ऑफ दी अबव। And we will start in 3, 2, sorry, we'll pause in 3, 2, 1 and 0. 5.5 hours, 5.5 घंटे। अब थोड़ा सा रिलीफ और थोड़ा सा फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है हमारा इंडिया का, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो फिजियोग्राफी क्या होती है, हमने पढ़ा है, मैंने आपको पिछले सेशन में थोड़ा सा बताया था। जब आप लैंड की स्टडी करते हो कि कैसे रिलीफ्स है, पहाड़ कितने, नदी कितनी, ये पूरी फीचर्स को आप पढ़ते हो कि हाँ भाई डेजर्ट है, क्या है, कैसा आपस में बॉन्डिंग है, वो फिजियोग्राफी होती है। वहां का जो क्या रिलेशन है आपस में इन सब का, वो फिजियोग्राफी होती है उस जगह की। फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एम्ब्रेसेस फोल्ड माउंटेन्स। तो देखो इंडिया में ना सारे फिजिकल फीचर्स जो पॉसिबली एग्जिस्ट करते हैं हमको सब मिलता है। हिमालयाज का माउंटेन से लेके, प्लेन से लेके, प्लेटो से लेके, कोस्टल प्लेन से लेके, आइलैंड से लेकर के, घाट से लेकर के डेजर्ट तक, ये सब हमको मिलता है इंडिया में। तो बात करते हैं हिमालय से, ठीक है, शुरू करते हैं कहानी हिमालय की। ये हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट नेचुरल बैरियर वॉल है, जो कि बहुत हाई माउंटेन रेंजेस से बना है। नॉर्दर्न पोर्शन से नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन तक ये एक्सटेंड होता हुआ जाता है। The geologically young and structurally fold mountain ranges, हमें याद होगा हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि कैसे गोंडवाना जो है वहां से हमारा इंडियन प्लेट का टुकड़ा टूट कर जाकर मिल जाता है एशिया से, जिसकी वजह से जो बीच में तेथिस सी थी वो उठ जाती है, उसका सी बेड राइज हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट फॉर्म्स दीज माउंटेन्स। इसीलिए इनको यंग बोला जाता है, क्योंकि प्लेटो तो कब से एग्जिस्ट कर रहा है ना, कितने हजार, मतलब 250 मिलियन ईयर्स से, लेकिन ये तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले फॉर्म हुआ कंपेयर टू दोज ईयर्स। अब इस वाली जगह पे 3 मेजर हिमालयन रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। द हिमालय रन्स इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इंडस से ब्रह्मपुत्र की तरफ। ये हमारे 3 रिवर्स भी हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ पे रन करते हैं। ये एक आर्क बनाते हुए जाती है, मतलब इंडिया में ऐसे आर्क बनाते हुए जाती है हिमालय। आपने देखा होगा, नहीं तो मैप निकाल कर जरूर देखना, जो कि स्ट्रेच अगर बात की जाए तो लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है लेंथ वाइज, नॉर्दर्न पोर्शन से नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन तक का जो लेंथ है। बट अगर आप विड्थ की बात कर रहे हो, यानी कि चौड़ाई कितनी है, तो ये वेरी करती है। कश्मीर के पास यहाँ पे नॉर्थ में ये काफी ब्रॉड हो जाता है, जैसे कि 400 किलोमीटर के लगभग।
आगे जाते जाते ये ब्रॉड से धीरे 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 थोड़ा नैरो होता जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ये आपको लगभग 150 किलोमीटर ऑन एन एवरेज वाइड मिलता है। उसी तरीके से ऊंचाई भी बहुत ज्यादा वेरी करती है। जैसे कि ईस्टर्न वाले पोर्शन में ये वेरिएशन हम ज्यादा देखते हैं कंपेयर टू द वेस्टर्न पोर्शन, बट ऑफ कोर्स कुछ बहुत लॉफ्टी माउंटेन्स भी हैं। अब जो है बेस द हिमालय रेंजेस इज क्लासिफाइड इन 5 लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ माउंटेन्स, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हमने इसको 5 हिस्सों में सॉरी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया है। तो आप देखो जो अलग अलग वेरिएशन है हमने 5 रेंजेस डिवाइड किए। पहला आता है ट्रांस हिमालयास। तो नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयास, देखो बच्चे आपने बचपन में 3 मेन रेंजेस पढ़े होंगे नॉर्थ से साउथ आते वक्त हिमालयास के। पहला पढ़ा हिमाद्री, फिर पढ़ा हिमाचल, फिर पढ़ा शिवालिक। अब ये हिमाद्री जो हमारा पहला रेंज था ए, उसकी थोड़ा सा ऊपर जो आता है वो हमारा ट्रांस हिमालयास है, ट्रांजिशनिंग हिमालयास है ना। तो नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयास लाई द ट्रांस हिमालयास और तिब्बत हिमालयास। ये ओल्डर है हिमालय से ये रेंज, और ये एक्ट करती है एक वाटर शेड की तरह, ठीक है, एक गैप की तरह जो रिवर्स फ्लो करती है टुवर्ड्स साउथ एंड दोज दैट फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, दीज रेंजेस आर अबाउट 40 किलोमीटर्स वाइड, इतनी इनकी चौड़ाई है, और हाइट लगभग जाती है 5000 मीटर तक। यहीं पे आप ये काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, ये ट्रांस हिमालयस का हिस्सा है। वैसे हिमालयस में काउंट करेंगे बट ये ट्रांजिशनिंग उसकी सब डिविजन में आएगा। फिर शुरू होता है ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री, जो बड़े बड़े पहाड़ है हमारे नॉर्दर्न पोर्शन के। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है क्योंकि ग्रेटर हिमालयस यही आता है बड़ा बड़ा हमारा लॉफ्टीएस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हिमाचल हिमालय, द रेंज लाइंग साउथ टू द हिमाद्री, forms most rugged mountain system and is also known as हिमाचल और मिडिल हिमालयस। तो हिमाद्री के बाद आपका आता है हिमाचल, ठीक है। तो हिमाद्री हमने पढ़ा है, हिमाचल हमने पढ़ा है। हिमाचल में हम देखते हैं कई सारे हिल स्टेशंस भी आते हैं। फिर दून्स का कॉन्सेप्ट है। दून्स क्या है? दीज आर स्पेशल वैलीज, स्पेसिफिक वैलीज जो हिमाचल और शिवालिक रेंज में बनता है, उसको दून्स का नाम हमने दिया है। तो ये कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, ये सब जो नाम आता है ये यहीं का आता है, ठीक है। शिवालिक सबसे बाहर का रेंज। अब आपको लगेगा मैम ये बाहर कैसे, इंडिया में तो सबसे पहले शिवालिक है क्लोजेस्ट टू इंडिया। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे बेटा, हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहे हैं। तो नॉर्थ में सबसे पहले क्या आया? ट्रांस हिमालयास आया, फिर हिमाद्री आया, फिर हिमाचल आया, फिर शिवालिक आया। तो शिवालिक आउटर मोस्ट रेंज हो जाता है, और ये सबसे पतला रेंज है, ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर मुश्किल से, और इसकी हाइट भी बहुत नहीं है, 900 से 1100 मीटर, वेस्टर्न घाट्स के बराबर। और ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, यानी कि बहुत वेल प्रेशर्ड सेडिमेंटेड वेल कंसोलिडेटेड रॉक्स नहीं है। सबसे आउटर मोस्ट है ना, तो उतने अच्छे से जमी नहीं है इसकी बात, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पूर्वांचल। पूर्वांचल आपका ईस्टर्न मोस्ट हमारा जो रेंज हो गया, जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे और जाकर के यू टर्न लेता है। तो क्या होता है, हिमालयस नॉर्थ से ऐसे जाते जाते और फिर ऐसे धक से करके मुड़ जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, और ये ईस्टर्न एक बॉर्डर फॉर्म करते हैं वो हमारे कंट्री के लिए, वो पूर्वांचल है। पूर्व का मतलब ही होता है ईस्ट इन हिंदी। तो देहांग गॉर्ज जो है, जो स्टीप वैली है देहांग रिवर वाली, उसको क्रॉस करते हिमालयाज एक साउथवर्ड टर्न लेते हैं अचानक से, और फिर एक सीरीज ऑफ हिल्स फॉर्म करते हैं जिसमें आपको मीजो, नागा, ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये हिल्स वाला जो रेंज है ये कंपैरेटिवली लो, छोटे छोटे हिल्स हैं, और ये यू टर्न, यू ऐसे ऐसे बेसिकली कर्व जैसा, क्रिसेंट शेप जैसा फॉर्म करता है, और इन हिल्स का नाम हमने पूर्वांचल रखा है। उसके बाद आता है हमारा द ग्रेट इंडियन नॉर्दर्न प्लेन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हिमालयास फॉर्म हुए और ये पेनिनसुलर प्लेटो यहाँ पे ऐसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया क्योंकि जमीन तो पूरी ऊपर चली गई पहाड़ के लिए, तो यहाँ एक बेसिन क्रिएट हो गया, एक गड्ढा, एक डिप्रेशन। लेकिन गुड न्यूज क्या आई? गुड न्यूज ये थी कि इन पहाड़ों से नदी बह रहे थे, नदी बह रहे थे, जो ऐसे ऐसे बह के कुछ पाकिस्तान गए, कुछ इंडिया आए, कुछ इंडिया से बह के बांग्लादेश आए, है ना। तो अब ये नदी जब बहने लग गए तो ये पहाड़ों से डिपोजिशंस लेकर जाने लग गए, समझ रहे हो आप? यानी कि ये नदी जब बहने लग गए तो ये पहाड़ों को काट करके, उसकी इरोजन करके उस मिट्टी को लाकर नीचे यहाँ जमा करने लग गए, एग्जैक्टली एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय।
इसीलिए जितनी दूर हिमालय है उतनी ही लंबाई इसकी भी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर है, तो ये प्लेन्स भी लगभग 2500 किलोमीटर रन करता है राइट एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय से, थोड़ा इधर उधर भी। ये नदियां नीचे आती गई, अपनी जो इरोजन एरोडेड सॉइल था उसको ला करके डिपॉजिट करती गई, एंड दैट्स हाउ ये बेसिन, ये गड्ढा भरता गया और प्लेन्स फॉर्म हो गए। ये लगभग 3200 किलोमीटर, एग्जैक्टली 3200 नहीं, आई थिंक 2500 ही है, रन करता है, लेकिन इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। ठीक है, और ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के इंटरप्ले से बना हुआ है, द 3 हिमालयन रिवर्स। ये फीचर अगर प्लेन्स की बात की जाए तो फीचर ज्यादा कुछ नहीं है, ऊंचाई नीचाई बहुत वेरिएशन नहीं है, मोस्टली प्लेन है। सॉइल बहुत अच्छा है, क्योंकि इरोडेड सॉइल जो आया है उसकी क्वालिटी जो है वो वेरी रिच इन मिनरल, वेरी फर्टाइल, तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे इकट्ठा होता है, इसीलिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और अच्छी आपकी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बढ़िया इसकी बेनिफिट होती है। ये फीचर्स जो है ये एकदम मतलब ये जो प्लेन है फीचरलेस है, और मैक्सिमम हाइट ये 204 मीटर तक है, बहुत से बहुत ऊंचाई में जाएगा। नीचा रहता है, प्लेन रहता है। द लैंड अराउंड अंबाला एक्ट्स एज द वाटर डिवाइड इन दिस प्लेन। तो अंबाला के पास जो जगह है ना, यहाँ पे जो ये दो वाटर डिवाइड क्या होता है बेटा, वाटर डिवाइड उस एलिवेटेड प्लेस को कहते हैं जो दो रिवर सिस्टम को सेग्रीगेट करता है। तो अंबाला के पास एक ऊंची जगह है जो यहाँ पे वाटर डिवाइड की तरह काम करती है, इंडस को गंगा से सेपरेट कर देती है। ठीक है, अब ये प्लेन्स अपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें भांगर आपको नहीं दिख रहा है, बट चौथा जो है वो भांगर होता है। पहले भाबर, टेराई, खादर समझते हैं, फिर भांगर भी समझ लेंगे। भांगर एंड खादर आर बेसिकली अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो जब पहाड़ों से नदी उतरती है प्लेन्स में, तो क्या होता है, उसका अचानक से स्पीड कम हो जाता है। स्पीड कम होने की वजह से जो भारी भारी पार्टिकल्स है, जैसे पेबल्स, स्टोन्स बड़े वाले, वो पीछे छूटने लगते हैं। तो वो आकर के एकदम से फुटहिल से जैसे ही आप उतरोगे वो यहाँ इकट्ठे होने लगेंगे, और यहाँ पे स्ट्रीम भी डिसअपियर कर जाएगी, नीचे बह रही होगी बट आपको दिखेगी नहीं इन पत्थरों की वजह से। तो ये आपको मिलता है शिवालिक से, जैसे ही आप उतरोगे इंडस से लेके तिस्ता तक बिना किसी ब्रेक के, यानी कि बेसिकली शिवालिक के आगे 8 से 16 किलोमीटर तक स्टोन्स और पेबल से बना, बहुत ही पोरस, जो कि रिवर उसके अंदर गुम करा देता है। ठीक है, अब ये बड़े बड़े पेबल्स जमा हो गए। अब जब भारी सामान कम स्पीड की वजह से नदी पीछे छोड़ आई, तो आगे यहाँ आकर वो एकदम फ्री हो जाती है। तो अब ये ध्यान देगी जमीन को फर्टाइल करके बढ़िया वेजिटेशन ग्रो कराने में, और वेजिटेशन के साथ वाइल्ड लाइफ अपने आप आ जाता है। तो ठीक भाबर के बाद एक पतला रीजन आता है टेराई का, जहां पे ये स्ट्रीम्स वापस रीअपियर करते हैं और मार्शी एरिया, दलदली जमीन को जन्म देते हैं, जहां पे बहुत डेंस फॉरेस्ट और हाई बायोडाइवर्सिटी है। फिर आता है खादर रीजन। ये वो रीजन है बच्चे जो नए एलुवियम से बना है। अब देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है हमको। ये नदियां जो बह रही हैं ये तो सालों से बहते आ रही हैं, है ना, जब से हिमालय फॉर्म हुआ है। तो कम से कम 2000 साल तो आप ऐसे ही लगा लो, है ना। अब 2000 साल पहले भी मिट्टी बन रही थी जब वो इरोड करके आ रही थी नदी, 500 साल पहले भी बन रही थी, 1000 साल पहले भी बन रही थी, और आज अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब भी बन रही है। तो ये जो सॉइल है नेचुरली दो कैटेगरी का हो जाएगा। एक ऐसा सॉइल जो पुराना है, और एक ऐसा सॉइल जो अभी अभी नया नया फॉर्म हो रहा है या कुछ समय पहले फॉर्म हुआ है। अब बेटे, पुराने और नए में सॉइल की जब बात आती है तो नेचुरली पुराना सॉइल उतना फर्टाइल नहीं रहता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। नया वाला सॉइल ज्यादा मिनरल, ज्यादा फर्टिलिटी लेकर के आएगा। तो एक खादर रीजन में ना आपको यही नया बना हुआ सॉइल दिखेगा, जो कि ज्यादा फर्टाइल भी होता है। भांगर इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये पुराना वाला सॉइल। ठीक है, सो दिस रीजन इज जनरली फाउंड इन डेल्टा रीजन, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र। और फिर भांगर रीजन वो रीजन है जो आपका हायर प्लेन्स में होता है। तो जहां पे पानी आ रहा है, डेल्टा बना रहा है, वो एलुवियल, ये नया वाला है खादर। जो ऊपर ऊपर जा चुका है, पुराना है ना, फ्लड्स ने उसको ऊपर पहुंचा दिया और फिर छोड़ दिया, वो भांगर है। भांगर में कंकड़ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखी जाती है, वही उसको थोड़ा सा इनफर्टाइल भी कर देता है, इनफर्टाइल नहीं, लेस फर्टाइल। और ये स्ट्रक्चर ऑफ टेरेसेस में नोटिस किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे प्लेटोज, जो कि होते हैं बेसिकली टेबल लैंड्स, है ना, ऊंचाई है, और आपका फ्लैट लैंड भी है।
ये ट्रायंगुलर शेप में है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। कैसे है? ऐसे इन्वर्टेड ट्रायंगुलर के शेप में सर्दर्न पोर्शन है, जो कि पुराने क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो पेनिनसुलर प्लेटो ही आप बताओगे, क्योंकि ये गोंडवाना से टूट कर बना है ना। तो गोंडवाना तो कब से एग्जिस्ट करता था, और तब जब भी आके जुड़ा लॉर्ड एशिया में, एशियन कॉन्टिनेंट में, तब जाके हिमालयस और नॉर्दर्न प्लेन्स बने। तो ये तो यंग है बहुत ज्यादा। नाउ वी नो कि हमारा जो देश है वो तीन तरफ पे पानी से सराउंडेड है। अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और नीचे साउथ में इंडियन ओशन। एज अ रिजल्ट ऑफ विच नेचुरली हम एक पेनिनसुलर लैंड है, और हमारे पास ब्रॉड और शैलो वैलीज राउंडेड द हिल्स भी है। नर्मदा रिवर है जो रिफ्ट वैली की फ्लो के थ्रू बहती है और डिवाइड करती है इंडिया को, कह सकते हैं नॉर्थ और साउथ में। ये एक नदी है जो ये काम कर रही है। वहीं पे सेंट्रल हाईलैंड्स है पेनिनसुलर प्लेटो का, एंड द डेक्कन प्लेटो टू इट्स साउथ। तो बेसिकली इंडिया को नहीं, इन प्लेटोज को वो कर रही है डिवाइड। ठीक है, प्लेटो वाले रीजन में आप देखोगे तो सेंट्रल पोर्शन है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला छोटा नागपुर प्लेटो, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का एक स्ट्रेच, और फिर वो उल्टा ट्रायंगल जो डेक्कन वाला डेक्कन प्लेटो वाला है, इसके बीचों बीच जो है नर्मदा नदी जो है वो गुजरती है। तो सेंट्रल हाईलैंड वो पोर्शन है जो नॉर्दर्न पोर्शन है नर्मदा रिवर के ऊपर, जो आपका मेजर एरिया मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड, बघेलखंड और एक्सटेंशन छोटा नागपुर प्लेटो के फॉर्म में आता है। उसके नीचे जो डेक्कन प्लेटो है, जो नर्मदा के नीचे इन्वर्टेड ट्रायंगल की तरह बिल्कुल लाई करता है, वही आपका डेक्कन पोर्शन है। अब इनमें एक छोटा सा पोर्शन आता है जहां पे आपको मेजर जो है बचा वो मिलता है, व्हाट डू यू से, ब्लैक सॉइल, उसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ठीक है, फिर आती हैं हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पे कौन कौन से पहाड़ हैं? तो माउंटेन लॉफ्टी एज लॉफ्टी एज हिमालयस नहीं मिलती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ पहाड़ जरूर हैं। तो अरावली, विंध्या, सतपुरा, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये सब हमको यही मिलता है। अरावली रेंजेस कहाँ है? तो बिल्कुल राजस्थान वाले ईस्टर्न बॉर्डर पे, आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता हुआ, साउथ वेस्ट से, या साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता हुआ, ये कैसी टेढ़ी लाइन है ना, जो कि लगभग 800 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। राजस्थान से पालनपुर जाती है गुजरात में। गुरु शिखर विच इज 1722 मीटर, वो इसका हाईएस्ट पीक है इस रेंज का, जो कि अबू हिल्स ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है। विंध्या रेंज जो नर्मदा के पैरेलल रन करती है और सेंट्रल हाईलैंड्स का बॉर्डर भी बनाती है साउथ का, ये आपका इट रन्स टू द नर्मदा रिवर, जो एस्कार्पमेंट बनाती है ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम जोबाट इन गुजरात टू सासाराम इन बिहार तक जाती है। 1200 किलोमीटर दूरी है इसकी। फिर आता है सतपुरा रेंजेस। ये 7 पहाड़ों का एक रेंज है जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में नर्मदा और तापी के बीच में रन करता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन। अमरकंटक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक है, आपने अमरकंटक के बारे में जरूर सुना होगा, इन द माइकल रेंज ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बॉर्डर, एंड इट इज द सोर्स ऑफ द रिवर ऑफ नर्मदा एंड सोन। तो सतपुरा से ही नर्मदा और रिवर जो है ओरिजिनेट हो रही है। फिर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ये वो स्ट्रेच है पहाड़ों का जो बिल्कुल सैंडविच मतलब एकदम साइड में बॉर्डर है, ये फ्लैंक करता है आपके प्लेटो को, डेक्कन प्लेटो को। ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट्स। आपके साउथ ऑफ महानदी रिवर में नीलगिरी तक रन करता है ईस्टर्न घाट्स। ये कंपैरेटिवली ब्रॉडर है कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट्स, और ये ना डिसकॉन्टिन्यूड है, टूटा टूटा है। मतलब ईस्टर्न घाट्स आप देखोगे कि अगर ये इंडिया का ये पार्ट है तो ये ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे क्यों? मोस्टली रिवर्स जो है बच्चे वो वेस्ट से ईस्ट बह कर जाते हैं, इसीलिए इन पहाड़ों को बीच में जगह देना होता है उनको ड्रेन आउट होने के लिए बे ऑफ बंगाल में। लेकिन पहाड़ क्यों, नदियां क्यों सारी की सारी एक्सेप्ट फॉर 2, मतलब नर्मदा एंड तापी, एंड देयर आर 2 मोर विल टॉक अबाउट। मोस्टली रिवर्स वेस्ट से ईस्ट क्यों बह रही है? वेस्टर्न घाट्स को पढ़कर ये समझ आएगा, जिनको शायदरीज भी कहते हैं। ये कॉन्टिन्यूसली बहती है 1600 किलोमीटर के लिए फ्रॉम महाराष्ट्र, मतलब चलती है, बहती नहीं है, रन करती है म्यांमार, महाराष्ट्र से कन्याकुमारी। और पासेस जो बीच बीच में रास्ते हैं ना, पासेस है, उसी के थ्रू क्रॉस की जा सकती हैं। इसका हाईएस्ट पीक अनामुड़ी है, और ईस्टर्न घाट्स का महेंद्रगिरी है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी। तो ये वेस्टर्न घाट्स ना ऊंचाई में ज्यादा है ईस्टर्न घाट से, यानी कि ये ऊंचा है, ये नीचा है। अब जब ऐसा स्लोप बन जाएगा बेटा तो नेचुरली सारी चीज ऐसे ही फॉल करेगी।
इसीलिए सब कुछ सारे रिवर जो है सर्दर्न पोर्शन पेनिनसुलर रिवर्स वो वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक जाता है। ईस्ट टू वेस्ट सिर्फ दो ही है जो कि एक्चुअली नर्मदा और तापी है, वो भी या जो भी और भी दो रिवर के बारे में आप पढ़ोगे, और वो वेस्टर्न घाट्स के पहले ही शुरू होके खत्म हो जाती हैं इसीलिए। फिर आता है हमारा कोस्टल प्लेन। तो जो हमारा कोस्टल रीजन है वहां पे भी प्लेन्स फॉर्म है। The peninsular plateau is flanked, bordered by the stretch of these narrow coastal strips. ये प्लेन्स जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका, दोनों अरेबियन सी की तरफ वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल की तरफ ईस्ट में। ये कच्छ और काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात से लेकर कोंकण प्लेन्स तक महाराष्ट्र में जाती है, और कर्नाटका से आपका सदर्न मालाबार केरला। लोकेशन के बेसिस पे कोस्टल प्लेन्स को डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न कोस्ट को और वेस्टर्न कोस्ट को। तो वेस्टर्न कोस्ट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, और ईस्टर्न कोस्ट जो है आपका वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओके, पढ़ते हैं उसके बारे में। तो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन जो है वो आपका सुर्व रेखा से लेकर कन्याकुमारी तक रन करता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा वाइड है, ज्यादा चौड़ा है कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट, और क्योंकि डिपोजिशन होती है सेडिमेंट्स की इन फॉर्म्स ऑफ डेल्टास, यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को हमने ये करते हुए यहाँ पे देखा है। जो इसके 3 हिस्से हैं, उत्कल प्लेन है जो गंगा से जाती है महानदी तक, फिर आंध्र प्लेन है टू पुलिकैट लेक, एंड देन तमिलनाडु प्लेन जो कि ग्रीनरी ऑफ साउथ की तरह जाना जाता है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स दैट हैपेंस हियर बिकॉज ऑफ द प्लेन्स बहुत ज़्यादा होता है, तो एक स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स की तरह जाना जाता है। ना द कोस्टल प्लेन्स ऑफ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है उसको उत्कल कोस्ट, ये हमने पढ़ लिया है ना, बाकी आपको कोरोमंडल कोस्ट की तरह जाना जाता है। तो ये नॉर्दर्न सिरकर के नाम से भी जाता है, ठीक है, नॉर्दर्न सिरकर के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाला कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न कोस्ट का डिवीजन वही है, कन्याकुमारी से जाता है रन ऑफ कच्छ आपका, एवरेज ये 64 किलोमीटर ही है, ज्यादा वाइड नहीं है, लेकिन नर्मदा और तापी जहाँ शुरू होता है वहां थोड़ा वाइड रहता है। इसके 5 मेजर डिविजन्स किए गए हैं, काठियावाड़, मालाबार, कोस्टल प्लेन, कोंकण एंड देन कन्नड़ा कोस्ट, और फिर आपका गुजरात प्लेन्स भी है। वैसे 3 मेजर डिविजन्स आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, जहाँ आपने पढ़ा होगा कि कोंकण है, कन्नड़ा है और फिर आपका मालाबार है, ये 3 मेजर आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आइलैंड्स की। आइलैंड क्या हुआ बेटा, हमारे पास आइलैंड्स भी है, और दो ग्रुप से, लक्षद्वीप और अंडमान। तो आइलैंड हो गया पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। हमारे पास 2 हो गए इंडियन ओशन में, लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में और दूसरा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। सॉरी 2 नहीं हो गए इंडियन ओशन में, ये पढ़ के मैंने गलती से बोल दिया। देयर आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन फार अवे फ्रॉम द कोस्ट। तो ये आइलैंड्स जो है काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंक्रीजिंग सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड इन जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, इसकी वजह से दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट मोर देन दैट मिनरल रिच है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सब कुछ यहाँ पे काफी रिच पाया जाता है। लक्षद्वीप तो एकदम छोटू सा आइलैंड है, 32 किलोमीटर स्क्वायर का स्ट्रेच है इसका ओवरऑल एरिया का। कोरल लैंड आइलैंड है, ये कोरल रीफ से फॉर्म्ड है और मल्टीपल छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। कावराटी जो है इसका वो आइलैंड आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दीज आइलैंड्स लाइज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, उसके सामने बिल्कुल है। 25 आइलैंड छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। द आइलैंड नॉर्थ ऑफ 11 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड उसको एमनीडिवी आइलैंड कहते हैं, और जो साउथ में है उसको कैनोर आइलैंड्स कहते हैं। तो यहाँ जैसे एक पिटी आइलैंड है, ये पिटी आइलैंड जो है वो आपका क्या है कि वहां पे बर्ड सैंक्चुरी है, और कावराटी आइलैंड यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार जो कि आपका एक्सटेंशन है हमारा, एक स्ट्रेच में इलोंगेटेड स्ट्रेच ऑफ आइलैंड है, थोड़ा अंडमान थोड़ा निकोबार। ये इक्वेटर के काफी क्लोज है, इसलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट बहुत रिजेंबल करते हैं, थिक फॉरेस्ट कवर भी है, एंड दीज आर आल्सो फ्रिंज्ड विद कोरल रीफ्स। ये पूरे ग्रुप को अंडमान और निकोबार में 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। द ग्रेट अंडमान्स आर इन द नॉर्थ, जो कि सेपरेट किए जाते हैं बाय 10 डिग्री चैनल फ्रॉम द निकोबार इन द साउथ। ओके, तो अब आता है क्वेश्चन, हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन, अ ब्लॉक माउंटेन, अ वॉल्केनिक माउंटेन और नन ऑफ द अबव। एंड थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो। सिंपल है, किस तरह का माउंटेन है ये? द करेक्ट आंसर वुड बी फोल्ड माउंटेन, ठीक है, फोल्ड होकर बना है ना बच्चा,
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज का मतलब यहाँ सीवेज ड्रेनेज नहीं है, दिस मेजरली रेफर्स टू द रिवर सिस्टम। तो हम थोड़ा रिवर सिस्टम को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंडिया में बच्चे वी आर ब्लेस्ड विथ लॉट्स ऑफ रिवर्स, बहुत सारी नदियां हैं छोटी बड़ी जो बहती हैं, ठीक है, अलग अलग लेंथ की, अलग अलग ब्रेथ की, अलग अलग हिस्सों में। हिमालय से हमारे 3 मेन रिवर्स निकलते हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये रिवर्स जो है ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, जिनको हम एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज। गंगा भी है। वाटर दो अलग डायरेक्शन में जाता है बिकॉज एक बहुत बड़ा वाटर डिवाइड है, अंबाला के पास भी है, और एक आपका ओरिजिन सबका ना तिब्बत में है, इंडस का भी और ब्रह्मपुत्र का भी, वहां से भी दो अलग डायरेक्शन में जाता है। फाइनली 90% ऑफ लैंड जो वाटर ड्रेन करती है वो है बे ऑफ बंगाल में, एंड रेस्ट इनटू द अरेबियन सी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर्स इट्स डिवाइडेड इन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। हिमालय से जो ओरिजिनेटेड रिवर्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम 3 मेजर रिवर्स में बनी हुई है ना, जो कि आपका इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गैंजेटिक है। द थिंग इज दैट दीज रिवर सिस्टम्स आर पेरिनियल, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंट है। सो फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस हम इनको अलग रखते हैं, है ना। पूरे साल इनके पास पानी होता है, स्नो फेड होती है। सॉरी गाइज 1 सेकेंड, आई थिंक ये गलत आ गया है स्लाइड यहाँ पे, कोई नहीं। तो हम गंगा रिवर सिस्टम से शुरू करते हैं। इट इज द सेकेंड मेजर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाकर के देव प्रयाग के पास दो आती हैं, भागीरथी और अलकनंदा जुड़ती हैं, वहां से कॉन्फ्लुएंस बनता है और गंगा बहना शुरू होती है। अलकनंदा का सोर्स जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर है जो बद्रीनाथ के ऊपर है, और ये कंसिस्ट करती है ऑफ द धालू एंड द विष्णु गंगा जो मिल चुकी है उसमें, जो जोशीमठ में या विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। अदर ट्रिब्यूटरीज अलकनंदा के वो है आपका एज द पिंडर जॉइंट्स इज एट कर्ण प्रयाग, वाइल मंदाकिनी और काली गंगा जो है वो आकर के रुद्र प्रयाग पे मिलती है। पूरा लेंथ की अगर बात की जाए तो 2525 किलोमीटर, जिसमें से 1450 उत्तराखंड में, यूपी में आपका बहती है, और 445 बिहार में, और 520 वेस्ट बंगाल में, जाके ये बांग्लादेश में भी बहती है, बट गंगा से नाम बदल जाता है। लेफ्ट बैंक ऑफ बैंक ट्रिब्यूटरीज जो गंगा के हैं, राम गंगा, गोमती, काली, शारदा, ये सब हैं, आपने याद रखना है। लेफ्ट यानी कि नॉर्थ। साउथ से भी बहुत सारे जाते हैं, साउथ से आपका जैसे गोन, सोन वगैरह है। कोसी जो है उसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है क्योंकि हमेशा फ्लड लेकर के आती है और बहुत डिस्टर्ब कर देती है। हुगली भी है जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, गंगा से निकल कर चली गई है उधर पानी लेकर के और कोलकाता जाती है। ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है वैसे तो इंडिया में, इसे सैंगू नाम से जाना जाता है तिब्बत में, जहाँ ये ओरिजिनेट होता है। जब ये दिहांग में एंटर करता है ना अरुणाचल प्रदेश में, तो ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाता है और ये बांग्लादेश में जाके जमुना बन जाता है, गंगा पद्मा बन जाता है, मेघना बन जाता है, देन टुगेदर दे आई थिंक पद्मा बनते हैं ये लोग, या द वे अराउंड, ये 3 रिवर्स ही हैं, ठीक है। तो ये रिवरीन आइलैंड्स के लिए काफी फेमस है। रिवरीन आइलैंड क्या होता है, रिवर में जब बहुत डिपोजिशन होगी एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, मजूली नाम है उसका, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र फॉर्म करता है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं सुंदरबंस के पास, जो कि आपका 58,752 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। बहुत बड़ा पोर्शन है बांग्लादेश का, हमारे देश में बांग्लादेश से थोड़ा शेयर भी होता है। ब्रह्मपुत्र की वॉल्यूम जो है वो लार्जेस्ट है इंडिया में, लेंथ वाइज गंगा सबसे आगे है, और ट्रिब्यूटरीज आपकी मानस, सुबनश्री, दिबांग और लोहित है फॉर ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर रिवर जो है बच्चे वो पुराने हैं हिमालय से, नेचुरली पेनिनसुला पहले से एग्जिस्ट करता है, फॉर्मेशन जैसे जैसे रही। कई सारे रिवर यहाँ पे हैं जो सीजनल ही बहते हैं और रेनफॉल पे डिपेंडेंट है क्योंकि स्नो फेड नहीं है। ये सिस्टम ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में डिवाइडेड है, यानी कि वेस्ट की तरफ कितने गए, ईस्ट की तरफ कितने गए। ईस्ट 4 ही हैं, जितने भी बड़े रिवर्स है वो ईस्टवर्ड ही जाते हैं, सॉरी ईस्ट की तरफ 4 नहीं है, वेस्ट की तरफ कम है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्ट से ओरिजिनेट हो गए, चाहे महाराष्ट्र में हो, कहीं हो, ये सब बहते हैं बे ऑफ बंगाल में।
तो महानदी का सोर्स क्या है? नॉर्थ फुट हिल्स ऑफ दंडकारण्य, ठीक है। गोदावरी आपका त्रिम्बक प्लेटो से निकलती है, कृष्णा नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से। लेंस आपको यहाँ दिए हैं, इनके ट्रिब्यूटरीज ध्यान से पढ़ लेना, सब याद करना जरूरी नहीं है, मोस्टली नहीं पूछा जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स आर नर्मदा एंड ताप्ती, विच और तापी, विच आई हैव टोल्ड यू, जो वेस्ट फ्लो करते हैं पेनिनसुलर रीजन में। दो और एस्टुअरीज हैं, ठीक है, जो बन रही हैं रादर देन मेकिंग अ डेल्टा बिकॉज ऑफ द स्विफ्ट फ्लो एंड स्टीप स्लोप्स। तो वो साबरमती, माही है आपका, नर्मदा और तापी है। वैसे तो लूनी जो है वो बेटा राजस्थान से निकलकर उधर जाती है, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली ईस्ट टू वेस्ट, काइंड ऑफ नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न पार्ट। तो आपका मेवाड़ के अरावली रेंज में साबरमती आता है, माही जो है विंध्या रेंज से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक हमने देखा है रिफ्ट वैली से निकलती है, तापी आपका सतपुरा रेंज के पास ओरिजिनेट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे डिफाइंड है, ट्रिब्यूटरीज डिफाइंड है, जैसे कि तापी को ट्विन भी कहा जाता है नर्मदा का, बिल्कुल बहनों की तरह दोनों साथ में बह रही होती है, आप कभी मैप पे देखना। Okay, I don't know why the slides have got repeated, but it's okay. Now, which of the rivers given below flows westward and disappears in the desert of the Thar? Luni, Narmada, Tapi और Mahi. Think about it. वो कौन सी नदी है जो आपका वेस्ट की तरफ बहती है और जाके थार में डिसअपियर कर जाती है, क्योंकि उसके पास पानी नहीं है, ज्यादा पानी बहुत कम है उसमें। इट वुड बी लूनी। लूनी मैंने बताया ना राजस्थान में पानी नहीं है, इसलिए अरेबियन सी तक इट इज नॉट एबल टू मेक। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है जैसे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का क्लाइमेट बेटा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। क्लाइमेट चैप्टर आपने पढ़ा है, तो कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर असर करता है, जो टेम्परेचर है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, कैसे चेंज होता है एयर प्रेशर, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। फैक्टर्स कौन कौन से जो इन्फ्लुएंस करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी है, जो माउंटेन रेंज है हिमालयास का, हमारा जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है, ये सारे फैक्टर्स, जो फिजियोग्राफी है कि कहाँ पहाड़, कहाँ लैंड, कहाँ नदी, कहाँ पानी, मॉनसून विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल। दीज आर द टाइप्स ऑफ विंड्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। पिछले सेशन में एल नीनो ला नीना मैंने आपको बोला था पढ़ने, ये भी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गए, एंड द सर्दर्न ऑसिलेशन विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द एल नीनो एंड ला नीना। तो ये क्वेश्चन मैं बढ़ जा रही हूँ, आप करना आगे। इसके अलावा ये और भी टॉपिक्स हैं जो आप जरूर ध्यान से पढ़ना। मेजर सॉइल कौन कौन से इंडिया में, एलुवियल हो जाएगा, रेड एंड येलो हो जाएगा, डेजर्ट सॉइल भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो सैंडी सॉइल है, आपका लैटेराइट सॉइल हो जाएगा, माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं जो इंडिया में डिवाइडेड है, उनके बारे में पढ़िएगा। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़िएगा, सॉइल से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट सॉइल को इफेक्ट करता है, वेजिटेशन को इफेक्ट करता है, दे टुगेदर मेक द डिफरेंस। एग्रीकल्चर एंड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, मेजर क्रॉप्स, रिसोर्सेज और उसके टाइप्स, इंडस्ट्रीज, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान से और डिटेल में पढ़ना है। मैंने ये लिस्ट किया है बेस्ड ऑन व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड टू एग्जिस्ट। तो अब क्रैश कोर्स की बात कर ले। देखो एनडीए में यहाँ पे मैं आपको एक सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल दे सकती हूँ, दे रही हूँ फॉर दैट मैटर, लेकिन बच्चा ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि आपको और ज्यादा डिटेल्ड सपोर्ट चाहिए हो सकता है, तो आपके पास चॉइस है। जुलाई 11 और जुलाई 18 दोनों को शुरू हुए बैचेस हमारे एनडीए के, आप उसको कर सकते हो ज्वाइन, जहाँ पे 8 वीक्स में 85 कोर्सेज आपको सिर्फ 6000 में मिल रहा है। ये 40% डिस्काउंट के बाद मिल रहा है। ये एक्चुअली आता 10,000 का है, दिस कम्स फॉर 10,000 रुपीज, ओके, यू गेटिंग इट फॉर 6,000 रुपीज। और उसमें जब आपने AKNDA हम मैम का कोड लगाया ना, तो आपको और 10% ऑफ मिल जाएगा। आप मैम का कोड कहीं किसी भी कोर्स में लगाओगे, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और मौका मिलेगा एनडीए एक्सपर्ट्स के साथ पढ़ने का, टेस्ट लेने का, या तो जैसे सिर्फ मैथ्स का टेस्ट लिया, सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट लिया, सारे सब्जेक्ट्स के मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल, लाइव डाउट सॉल्विंग कर सकते हो आप। क्लास के वक्त भी और क्लास के बाद भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप ये देखो, ये आपका टाइम टेबल है, ये इंग्लिश का है
और ये जो है इंग्लिश का है। आप दोनों के हिसाब से फिगर आउट आपके लिए क्या सब्जेक्ट सही है। ये हमारे मास्टर टीचर्स हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की मैम है, इंग्लिश के सर है, ये मैथ्स के रॉक स्टार्स और ये सोशल साइंस के। आप अपनी मर्जी से आप देख लो कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या ज्यादा आपको सूट करता है ना। लेट मी टेल यू आप कैसे कर सकते हो। सो गाइस, इफ दिस इज द सेशन दैट यू आर वाचिंग, फॉर एग्जांपल ये पुराना एक सेशन है, मैंने चला रखा है यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड, दिस हैज हैपेंड वंस मोर बिफोर। Okay, just give me a quick second. What just happened? ओके, क्या वी गो। तो ये जो वीडियो जैसे हमने चला रखा है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये वीडियो बच्चे, आप यहाँ पे जब जाओगे, ये देखो लिंक आपके क्विज के लिए अवेलेबल है। एट द सेम टाइम व्हेन यू स्क्रॉल डाउन एंड गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये देखिए एनडीए और इंग्लिश और हिंदी दोनों का यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी है। तो आपने जो भी पिक करना है, जो सा भी कोर्स पिक करना है, सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। एंड यू कैन क्लियरली सी इसे 5400 रुपीज में मैम के कूपन कोड की वजह से अवेलेबल है। सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, वो सब आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। इंग्लिश, हिंदी, सारा टाइम टेबल, schedule, everything has been shared with you. Okay, sorry, my bad. um, so all of these things have been shared with you. Please make sure सारे लिंक्स नीचे अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। Now please guys do not forget to like the video if it helped you. हमने important topics भी share किए हैं, and do share the video with your friends. Thank you so much for being here. I'll see you guys in the next session. Till the next time, bye bye. Hasta la vista. Take care. Stay home. Stay safe. Have a great evening and great Sunday, and stay safe.